नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित दून पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। जहां आपको बता दें कि यह महोत्सव 4 अप्रैल यानी कि आज से 12 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, और जिसमें कि साहित्य प्रेमियों, लेखकों और भाषा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को एक मंच मिलेगा। जानकारी देते चले कि उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उन्हें पुस्तक भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया है, जहां उन्होंने कहा कि यह महोत्सव न केवल साहित्य को बढ़ावा देगा, बल्कि नई पीढ़ी में पढ़ने की रुचि विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, दून जो बुक फेस्टिवल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य कृतियों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे युवा कांस्टेबलों को संबोधित किया है, और जहां उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर भी जोर दिया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की आवश्यकता पर भी बल देते हुए पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन में कुशल बनने की सलाह दी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए भी जनता के साथ समन्वय बनाए रखने और अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाराजगी और मौन धारण के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है, और इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को खुलकर सामने ला दिया है, जहां कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के बीच बढ़ती खींचतान अब चर्चा का विषय बन चुकी है, और जिससे कि संगठन की अंदरूनी स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इसी बीच बीजेपी के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की, और जिससे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार की भेंट बताया है। जी, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं, वो मिलने गए हैं, उनसे ही एक शिष्टाचार भेंट है, जो कि उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में शेयर किया है। और ये कोई मायने नहीं है इनके। जब आप समझिए, हरीश रावत जी हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब उनसे मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार भेंट करने जाते हैं, एक नहीं कई बार जाते हैं, उसके बाद वो उनके मन को यहाँ से वहां नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोशिश है और साजिश रहती है कि आप किस तरीके से जो है दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तोड़ने का कार्य करें। लेकिन ये कह रही हूं मैं कि असफल प्रयास जो उन्होंने किया है, और इस बात को एक शिष्टाचार मुलाकात से ही देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके मायने निकालने चाहिए। जो मायने पता है भाजपा निकालने की कोशिश कर रही है, बट वो उसकी कोशिश फेल होगी। तो लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में अब अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, और जहां हरीश रावत के 15 दिन राजनीति से दूर रहने के बयान के बाद उनके समर्थकों ने सामूहिक विरोध की चेतावनी दी है, और जिससे कि पार्टी में तनाव और भी बढ़ गया है। और इस बीच नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत को पार्टी ने न केवल प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बल्कि सब कुछ दिया है। और जहां आपको बता दें कि जिससे कांग्रेस में भीतर और भी टेंशन बढ़ गई है, और इस घटनाक्रम का राजनीतिक लाभ उन नेताओं ने उठाया है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का समर्थन किया। अब क्या बात नहीं करेंगे यार, उम्र हो गई उनको, भगवान ने, मैं तो आज आप बता रहा हूँ, हरीश भाई को एक प्रधानमंत्री का पद को छोड़कर क्या नहीं मिला हरीश भाई को, चलो बताओ।
हिंदुस्तान की लोकतंत्र में, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा पद है। देखो राष्ट्रपति, और वो पद तो थोड़ा सा वैसे पद हो गया। जो डेमोक्रेटिक पद है वो है नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 सेंट्रल मिनिस्टर, नंबर 3 चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब वो सीएम भी रह गए उत्तराखंड के, वो सेंटर में कैबिनेट मंत्री भी रह गए, एमपी भी रह गए, जब विधायक रहे उस समय विधायक भी रह गए, ब्लॉक प्रमुख भी रह गए। तो पंचायत की राजनीति, प्रदेश की राजनीति का सर्वोच्च पद, केंद्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सब कुछ रह गए। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिल्ली से बूस्टअप लेके आए थे कि देहरादून में जाकर किस तरीके से किसके खिलाफ क्या बयानबाजी करनी है और किस तरीके से किसको नीचा दिखाना है, ये बूस्टअप लेके आए थे। दिल्ली से पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बूस्टअप नहीं लेके, और आप देखिए कितनी बड़ी सिरफुटबल हो रही है। हरीश रावत जी का बयान आता है, देखो हरीश रावत जी वरिष्ठतम नेता हैं इस प्रदेश के, पक्ष और विपक्ष में उनका एक अलग, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं उनसे, लेकिन एक अलग मान सम्मान उनका है। उनके बयान में वो कुंजवाल जी का बयान आया। अब खबर मसूरी से है, जहां माल रोड पर स्थित होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह रखा गया। जहां आपको बताते चले कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश में महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है और वे राजनीति, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं जैसे कि उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता, तो वहीं कौशल विकास कार्यक्रमों का भी उदाहरण देते हुए महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनने और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान किया। देखिए 2027 का चुनाव और हम लोग निरंतर प्रवास कर रहे हैं और बहनों के बीच में जा रहे हैं, और मैं अपने कार्यकर्ता बहनों को यही कहना चाहती हूँ और यही मैंने उनको बताया है कि कैसे वो बहनों के बीच में जाएं और उनके पास जाके वो उनकी दिक्कतों, परेशानियाँ, जो भी उनको, जैसे आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिला को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो योजनाएं जो हमारी आए हैं क्या वो उन तक पहुँच पा रही है, पहुँच पाई है तो उन्होंने उसका क्या फ़ायदा उठाया, और अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया तो वो कितनी बहनों को और अपने साथ स्वरोजगार में जोड़ पाई हैं, और बाकी जहाँ नहीं हो पा रहा है क्या हमारी बहनें जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो उन तक बूथ लेवल तक पहुंचकर ये कार्यक्रम और योजनाएं हमारी लेके पहुंचेंगी। देहरादून में लंबे समय से दायित्व की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आखिरकार सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है, और जहां सरकार ने संगठन से जुड़े 14 नेताओं को विभिन्न दायित्व सौंपे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जिससे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बलजीत सोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगी। जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाने का मौका दिया, और मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पद से उन्होंने मुझे नवाजा है, मैं उसके पूरे प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए और उस पद पर और उसको, उस दायित्व को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार मुझे पार्टी ने पहले भी जिम्मेवारी दी है और आज जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं हमेशा एक पार्टी के सिपाही की तरह उस पद पर भी और उस कार्य को भी करने का प्रयास करूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और जहां एसपी निहारिका तोमर के निर्देश में पुलिस उपाध्यक्ष विकास पुंडीर के नेतृत्व में 16 सदस्यीय एडवांस टीम को केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों के लिए निरीक्षण के लिए रवाना किया गया था। आपको बताते चले कि इस टीम ने 3 दिनों के भीतर सघन निरीक्षण करते हुए यात्रा
मार्ग पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, तो वहीं आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। निरीक्षण के बाद टीम वापस लौट आई है और जहां प्रशासन का उद्देश्य है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिल सके। अब खबर कोटद्वार से है, जहां श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा टाटा क्षेत्र से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए एक निजी वेडिंग पॉइंट पर समाप्त हुई, जहां आपको बताते चलें कि इस दौरान श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, तो वहीं हाथों में रंग बिरंगे ध्वज लेकर भक्ति भाव से यात्रा में शामिल हुए हैं और जहां ढोल नगाड़ों और भजनों की गूंज पर पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ नजर आया, तो जहां युवा और बुजुर्ग सभी श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है और जहां यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी दीपक सेठ के निर्देश पर चलाया जा रहा है, तो वहीं एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधियों पर सख्ती करना है। तो वहीं अभियान के तहत देर रात हुड़दंग करने वाले, अनावश्यक रूप से घूमने वाले, तो वहीं शराब के नशे में रश ड्राइविंग करने वालों के साथ साथ झगड़ा करने वालों पर भी सख्ती की जा रही है। के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के नाम से एक विस्तृत कार्य योजना हमारे समक्ष रखी गई है और उसमें सभी बिंदुओं पर देहरादून पुलिस कार्य कर रही है। इसमें देर रात्रि हुड़दंग करने वाले, देर रात्रि अनावश्यक रूप से घूमने वाले और शराब के नशे में रैश ड्राइविंग या झगड़ा करने वाले लोगों को चिन्हित करके, साथ में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट जो देर रात तक खुलते हैं और शराब परोसने का काम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई। साथ में वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है, जिसमें जो बाहर से आए हुए युवा हैं उनका जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं, खास जैसे कि पीजी में या अन्य हॉस्टल्स में, उस पर हम लोगों का विशेष नज़र है और इस पर कल से देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि अगले कुछ समय में परिस्थितियाँ चेंज करेंगे और जो भी लोगों के कंसर्न है, निश्चित तौर पर मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी ताकत से इस पर लगे हैं और देहरादून का जो वातावरण है उसको अच्छा और शुद्ध बनाने में हम लोग। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा नई एसओपी जारी की गई है, लेकिन आपको बता दें कि बावजूद इसके कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में एनसीईआरटी की पुस्तकों की बजाय महंगी और निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है और जिससे कि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा है कि प्रशासन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर इस मामले में संयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की जाएगी। एक एसओपी जनवरी माह में ही निर्गत की गई थी और उसके बाद जितने भी निजी विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड के अन्य हैं, उनके साथ प्रबंधन के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी और उनको सेंसिटाइज किया गया है डूज और डॉन्ट्स के बारे में। और चूंकि सत्र अभी शुरू हुआ, इसके अलावा जो पुस्तकें हैं या उनका गणवेश है, उसके लिए भी 20 अप्रैल तक की समय सीमा अभी निर्धारित की गई है कि यदि कोई छात्र छात्रा इसको अभी नहीं बना पाया होगा तो उसको किसी तरह से प्रेशराइज न किया जाए। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यदि किसी पेरेंट्स को किसी प्रकार की शिकायत है फीस को लेकर, पुस्तकों को लेकर या अन्य प्रकार की, तो वो उस पर शिकायत कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जशपुर क्षेत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में खासा नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आदेश चौहान इंडियन गैस एजेंसी पहुंचे और जहां आपको बता दें कि वहां कार्यालय व गैस स्टॉक का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छोटे दुकानदारों, हलवाई, चाय विक्रेता, तो वही आम उपभोक्ताओं
को गैस न मिलने पर नाराजगी जताई, जहां विधायक ने आरोप लगाया है कि आम लोगों को गैस नहीं मिल रही है और जबकि कुछ प्रभावशाली लोगों को अधिक संख्या में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बिना सत्यापन चल रहे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है और जहां संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से चल रहे इस विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 25 ई रिक्शाओं को बंद कर दिया गया है, तो जबकि चालानी कार्रवाई भी लगातार जारी है और जहां जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा 31 मार्च तक सत्यापन की अंतिम तारीख को तय किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि कई चालकों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। देखिए, जैसा कि विदित है कि जो हमारी ई रिक्शा को लेकर एसओपी थी, जो कि जिला सड़क सुरक्षा समिति थी, उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च तक ई रिक्शाओं का सत्यापन होने का आखिरी तिथि था। उसके बाद उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करनी थी, तो उसी के क्रम में हमने ये 1 अप्रैल से जो अभियान है, जो भी ई रिक्शा सत्यापित नहीं हो रखे हैं उनके खिलाफ चला रखा है। तो उसी के क्रम में आज भी हमने अभी तक लगभग 25 ई रिक्शा बंद कर चुके हैं और ये कार्रवाई अभी आगे चलती रहेगी। मेरा सभी ई रिक्शा मालिकों और चालकों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना सत्यापन करा दें ताकि वो इस तरह की चालानी कार्रवाई कर सकें। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है और जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया, तो वहीं पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्याकांड में वांछित चल रहे थे और इससे पहले इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा चुका है। यह पूरी घटना 30 मार्च को जोहाड़ी के गांव फायरिंग से जुड़ी हुई है और जिसमें कि मॉर्निंग वॉक पर निकले मुकेश जोशी की गोली लगने से मौत हो गई थी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।